अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इनहेरिटेंस चैप्टर को तकरीबन कंप्लीट किया है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्लीज़ म्यूटेशन पर कुछ बात करें, म्यूटेशन को डिस्कस करें कि म्यूटेशन क्या है और होता कैसे है, क्योंकि वेरिएशन की एक वजह, देखिए पिछले लेक्चर्स में मैंने वेरिएशन के बारे में बात की कंप्लीट कि वेरिएशन क्या है और ये किस तरह आते हैं और इसके सोर्सेज क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पे लेक्चर्स देख ले ताकि वेरिएशन के बारे में आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। उन वेरिएशंस की वजह, देखिए उन वेरिएशंस की वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो उनमें से एक बड़ी वजह म्यूटेशन है। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है, अब इंशाल्लाह मैं म्यूटेशन को कोशिश करूंगा कि फुल डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊं और इंशाल्लाह जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि म्यूटेशन की काजेस क्या है, म्यूटेशन होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए म्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर में। म्यूटेशन, अब ये म्यूटेशन है क्या, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर हम जाकर म्यूटेशन को डिफाइन भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि हमारे सेल के अंदर, ठीक है, चूंकि हम यूकैरियोट्स हैं तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो है वो क्या होता है दोस्तों, वो डीएनए होता है। देखिए हमारा क्या होता है, डीएनए। अब जब आपने सुना है कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। किस तरह, ये कंट्रोल सेंटर है, किस तरह ये सेल के और किस तरह ये सारे सेल्स टिश्यू के फंक्शन और फिर टिश्यू के फंक्शन मिलकर ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। देखें, सेल में जो भी होता है, सेल में जो कुछ भी हो रहा होता है वो डीएनए के ऑर्डर्स पे होते हैं। किस तरह, जो डीएनए है ये अपना सिक्रेटरी भेज देता है, सेक्रेटरी नहीं होता और जो हम सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी अपने सेक्रेटरी को कहता है कि आप जाकर इस तरह करो। तो इस डीएनए का जो सेक्रेटरी होता है वो होता है आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से क्या बनता है दोस्तों, आरएनए। आरएनए से जाकर क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रक्चरल होते हैं, स्ट्रक्चरल, और या फिर फंक्शनल होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना हो, अगर डीएनए ने आरएनए को बताया हो कि आप जाकर एक प्रोटीन बनाओ जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो एक टिश्यू बनाएगा, जो एक खास चीज को बनाएगा, तो वो आरएनए जाकर एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिससे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर इस डीएनए ने आरएनए को बताया है कि आप जाकर एक ऐसा प्रोटीन बनाओ जो कि एक फंक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये जो प्रोटीन बना ये आकर यहां पर एक चैनल बनाएगा जिसके थ्रू सोडियम सेल के अंदर जा सकता है, तो इसे हम सोडियम चैनल कहते हैं, सोडियम चैनल। ठीक है, तो फंक्शनल प्रोटीन है, ये काम कर रहा है ना, कौन सा काम कर रहा है, सोडियम को सेल के अंदर ले जा रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी किस तरह बनती है दोस्तों, हमारी बॉडी इसी तरह बनती है। देखिए आपको समझाता हूं, जब मेल और फीमेल का स्पर्म फीमेल के ओवा के साथ मिक्स हो जाता है, ये ओवा है, ये ओवा के अंदर अपना न्यूक्लियस, स्पर्म के अंदर अपना न्यूक्लियस, ओवा में अपने 23 क्रोमोसोम, स्पर्म में अपने 23 क्रोमोसोम, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो स्पर्म क्या करता है कि अपना न्यूक्लियस इसके अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब ये आ गया स्पर्म का न्यूक्लियस, ये हुआ ओवा का अपना न्यूक्लियस। तो आपको तो पता है दोस्तों,
कि इससे हम फिर क्या कहेंगे, जाइगोट। तो इसी जाइगोट से जाकर क्या बनेगा, बेबी बनेगा, बच्चा बनेगा। और ये जो आपके सामने खड़ा है ये भी इसी तरह बना हुआ था। आप जो देख रहे हैं वीडियो को, आप भी इसी तरह बने हैं। ठीक है, क्या हुआ था कि अब्बू का स्पर्म अम्मी के ओवम के साथ मिला था, और स्पर्म और ओवम के मिलाप को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बना, और जाइगोट में 2 न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस एक स्पर्म का और एक ओवा का अपना न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब बेबी बना। तो देखिए दोस्तों, ये जाइगोट जो है कितने सेल है, ये ओनली 1 सेल है, एक सेल है। ओवा एक सेल होता है, वो अलग बात है कि इसमें 2 न्यूक्लियस है, कोई बात नहीं, लेकिन जाइगोट एक सेल है। लेकिन अगर आप अब मेरे बॉडी में काउंट करें कितने सेल है, काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो हम कहते हैं 70 ट्रिलियन सेल्स पर एक एडल्ट ह्यूमन में होंगे। 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हम तो बने एक सेल से थे। अब कितने हैं? 60 to 70 ट्रिलियन सेल। ये सब कहां से आ गए दोस्तों? ये सब आ गए सेल डिवीजन से। सेल्स मल्टीप्लाई होते रहे और खरबों के सेल्स बना रहे हैं, मौत के वक्त तक सेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो किस तरह, देखिए दोस्तों, अब इस सेल के अंदर क्या है, डीएनए आ गई। किस तरफ से? अम्मी और अब्बू का डीएनए है। और इस बेबी के हर एक सेल में किसका डीएनए होगा? अब्बू और अम्मी का। देखिए गौर से, मैं आपको समझाता हूं। मैं जब बन रहा था तो अब्बू का स्पर्म अम्मी के ओवा से मिला था। ठीक है, स्पर्म एक ओवा जो है फर्टिलाइज हुआ, और फिर जाइगोट बना। जाइगोट एक सेल था, और फिर उसने डिवीजन की 2 सेल बनाए, और फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, और इस तरह आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो अगर आप मेरे बॉडी का एक एक सेल चेक करें, तो उस एक एक सेल में जो डीएनए मौजूद है वो मेरे अम्मी और अब्बू का डीएनए होगा। इसी तरह है। ठीक है, तो देखिए, वो जो डीएनए थी मेरी अम्मी और अब्बू की डीएनए, अगर मैं उसे यहां निकाल दूं, यहां पर रख दूं, ये वही डीएनए है अब्बू और अम्मी का। तो इस डीएनए ने मुझे किस तरह बनाया? तो इस डीएनए ने मुझे ऐसा बनाया कि इस डीएनए से आरएनए बनना शुरू हुआ। ठीक है, आरएनए बनना शुरू हुआ, और इस आरएनए ने क्या बनाना शुरू किया? प्रोटीन बनाना शुरू किया। और प्रोटीन किस तरह बने? 2 तरह के, एक स्ट्रक्चरल बना और एक फंक्शनल बना। अब इसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन ने मेरी बॉडी को बनाना शुरू किया था। जब मैं नहीं था तब बनाना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो जिस्म है वो इसी तरह बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ। अगर डीएनए ना हो, न्यूक्लियस कुछ भी नहीं कर सकता। तो डीएनए सेल के सारे फंक्शंस को अपने कंट्रोल में रखता है। किस वजह से? डीएनए की न्यूक्लियस सारे फंक्शंस को अपने कंट्रोल में रखता है। किस वजह से? डीएनए की वजह से। ठीक है, तो डीएनए की तरफ से क्या आते रहते हैं? बताए दोस्तों, डीएनए की तरफ से दोस्तों ऑर्डर्स आते रहते हैं कि आप इस तरह करो, आप इस तरह करो। ठीक है, और ये ऑर्डर्स कौन ले आता है? अब बताए, जल्दी जल्दी बताए, ये ऑर्डर्स कौन ले आता है? ये ऑर्डर्स ले आता है आरएनए। जैसे हम एमआरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए जाकर डीएनए के ऑर्डर्स को सेल के अंदर फैला देता है, और दूसरों से मिलकर दूसरों की मदद से वो काम करवा देता है कि आप इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट क्लियर करता हूं। ठीक है, अगर डीएनए से ऑर्डर सही आ रहे होंगे, अगर डीएनए से सही ऑर्डर्स आ रहे होंगे, तो प्रोटीन्स भी सही बनते रहेंगे, और स्ट्रक्चर्स भी सही बनते रहेंगे, और फंक्शंस भी ठीक तरह होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डीएनए से जो है वो आरएनए ठीक नहीं बन रहा, ऑर्डर सही नहीं आ रहा, तो आप क्या सोच रहे हैं कि जो प्रोटीन है वो सही बनेगा? नो,
ये भी नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएगा क्या वो ठीक होगा? नो। जो प्रोटीन फंक्शन करेगा क्या वो ठीक होगा? वो फंक्शन नो। ठीक है, तो अगर डीएनए में चेंज आ जाए, अगर डीएनए में कुछ तब्दीली आ जाए जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, तो उस डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो ठीक नहीं होगा, और जो मैसेंजर आरएनए ठीक नहीं होगा तो प्रोटीन ठीक नहीं बनेंगे, और जब प्रोटीन सही नहीं बनेंगे तो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस सही तरह से नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताया कि डीएनए किस तरह हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे आबा व अजदाद से हमें मिला है और आगे जाकर हमारे आगे नस्लों को भी हमसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस डीएनए में चेंज आ गया तो जो नए प्रोटीन्स बनेंगे, नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, तो वो वेरिएंट होंगे, वो म्यूटेंट होंगे, उनमें चेंजेस होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम म्यूटेशन का डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए म्यूटेशन इंतहाई आसान है। अगर किसी जानदार के डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आ जाए तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए गौर से, अगर मैं डीएनए का एक छोटा सा पीस, देखिए यहां से मैंने एक छोटा सा पीस उठाया और यहां पर आपके सामने एनलार्ज किया, तो इस डीएनए पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। अगर डीएनए में चेंज आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपके जीन्स में चेंज आ गई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सब क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये देखिए गौर से, ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो ये एक जीन है फॉर एग्जांपल। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो ये दूसरा जीन है। ये तीसरा जीन है। ये सारे के सारे जीन्स हैं। मोर देन 50,000 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन आवर डीएनए। डीएनए पर 50,000 से ज्यादा जीन्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर फोकस करें प्लीज, यहां पर क्या है? ब्लू जीन्स है ना, आप देखिए ब्लू जीन्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप मिसाल के तौर पर अपने माइंड में डाल दे, मैं फोर्स नहीं कर रहा कि हाँ ये जीन, इस जीन का नाम ब्लू जीन है। कलर पर फोकस करें ताकि आपको समझ में आ जाए ये कौन सा जीन है। ये ब्लू जीन है। ठीक है, तो ये ब्लू जीन जो प्रोटीन बनाएगा वो भी ब्लू प्रोटीन होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मिसाल के तौर पर ब्लू प्रोटीन होगा। ठीक है, तो ये ब्लू प्रोटीन ब्लू जीन से बना। अगर ऐसा हो जाए, गौर से देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि ये ब्लू जीन जो है, देखिए वही डीएनए है। अब आप देखिए गौर से, ऊपर क्या है? रेड जीन्स, फिर क्या है? फिर भी ब्लू जीन्स, फिर क्या है बाद में? फिर ग्रीन जीन्स है, फिर क्या है? डार्क जीन्स है, ब्लैक, फिर दोस्तों ब्लू जीन, फिर ग्रीन जीन, फिर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रेड जीन्स है। देखिए दोस्तों, इस डीएनए और इस डीएनए में क्या फर्क है? अब बताएं। वहां पर रेड है, यहां पर भी है। वहां पर ब्लू है, यहां पर भी है। वहां पर ग्रीन है, यहां भी है। वहां ब्लैक है, यहां भी है। वहां ब्लू है, यहां पर ब्लू नहीं है। वहां पर ग्रीन है, यहां भी है। वहां रेड है, यहां भी है। तो क्या हुआ है दोस्तों? ये जो ब्लू जीन यहां पर मौजूद था, यहां पर नहीं है। तो अगर यहां पर नहीं है तो जो ब्लू जीन से ब्लू प्रोटीन बन रहा था इस जानदार में, वो ब्लू प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या हुआ है कि इस डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ गई है। तो इसी चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। इट्स सो सिंपली, बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह क्या है म्यूटेशन? जब एक जानदार के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अचानक चेंज आ जाए तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। या अगर ऐसा ना हो जाए, कुछ और तरह हो जाए। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं किस तरह हो जाए। देखिए, इस तरह
मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, कोई बात नहीं है, हम समझने की कोशिश करते हैं टॉपिक को। देखिए, सब पहला जो जीन है वो रेड कलर का है, दूसरा जीन क्या है वो दोस्तों ब्लू कलर का है, तीसरा जो जीन है क्या है रेड कलर का, चौथा जीन ब्लैक कलर का, पांचवा जीन यहां पर कौन सा था ब्लू। अब अगर पांचवा जीन यहां पर ग्रीन हो जाए और छठा जीन यहां पर क्या हो जाए ब्लू हो जाए और आखिरी जीन रेड हो जाए, तो आप इस डीएनए को इस डीएनए के साथ कंपेयर करें। देखिए यहां पर पहला जो है देखते रहे, यहां पर पहला रेड है यहां भी है, दूसरा ब्लू है यहां भी है, तीसरा ग्रीन है यहां पर भी है, चौथा ब्लैक है यहां पर भी है, पांचवा यहां पर ब्लू है लेकिन पांचवा यहां पर ग्रीन है। तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंजेस आ गई। और छठा यहां पर क्या है ग्रीन है, यहां पर छठा क्या है ब्लू है, ठीक है। सातवां यहां पर रेड है, यहां पर भी सातवां रेड है। तो इस ब्लू और ग्रीन के जीन में, ब्लू और ग्रीन जीन्स में इनके सीक्वेंस में चेंजेस आ गई। तो इस चेंजेस को हम क्या कहेंगे, या म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो म्यूटेशन क्या है, आइए म्यूटेशन का जो है हम डिफिनेशन करते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है अभी। ठीक है, तो देखिए म्यूटेशन का जो डिफिनेशन है वो हम किस तरह करते हैं। जब एक जानदार के हेरिटेबल मटेरियल्स में, हेरिटेबल क्यों देखिए दोस्तों, अगर ये मेरा डीएनए था और इसमें चेंज आ गई तो यही डीएनए जाकर मेरे बच्चों में ट्रांसफर होगी, इसलिए हम इसे हेरिटेबल चेंज कहते हैं, इनहेरिटेबल चेंज के। ठीक है, तो जब एक जानदार के डीएनए में सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। सो व्हाट इज म्यूटेशन, सडन हेरिटेबल चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं लिखना कोई बात नहीं, आपने लिखना है इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी जानदार के हेरिटेबल मटेरियल में, देखिए हेरिटेबल जेनेटिक मटेरियल में हेरिटेबल चेंज आ जाए, हेरिटेबल चेंज से मुराद ये है कि अगर ये चेंज मुझ में आ गया तो यही चेंज जाकर मेरे आगे नस्लों में, आगे बच्चों में जो है वो ट्रांसफर होगी। तो सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन इसका किस तरह करते हैं, यहां पर आपने देखा कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जो है वो चेंजेस आते गई, म्यूटेशंस आते गए। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन करते हैं हम, कहते हैं दूसरा जो डिफिनेशन मैं करूंगा वो होता है परमानेंट चेंज इन द और परमानेंट अल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। परमानेंट अल्टरेशन इन nucleotide sequence of genetic material of an organism। इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, हाँ म्यूटेशन। आपको पता है कि अभी जो कोरोना वायरस आया था, ये सार्स वायरस था दोस्तों। 2000 मेरे ख्याल 2008 में या 2002 में ये सार्स वायरस आया था। ठीक है, इस सार्स वायरस की वजह से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बन जाता था, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी थी जो अचानक लोगों का सांस जो है वो बंद होना शुरू हो जाता था और बहुत सारे लोग, तकरीबन 8-9 हजार लोग इससे मर गए थे। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको कौन सा वायरस था, सार्स वायरस। लेकिन इसी वायरस ने अपने डीएनए की सीक्वेंस में चेंजेस की, इसी वायरस के डीएनए में चेंजेस आ गई और इससे जाकर
वो सार्स वायरस 2 बना, जिसे हम कोविड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस का जो वायरस था, ये असल में सार्स वायरस था, जो 2008 में मेरे ख्याल में एक वबा आई थी। ठीक है, तो अब जाकर 2019 तक इसी वायरस ने, सार्स वायरस ने अपने डीएनए में म्यूटेशंस की, तो यहां पर सार्स बीमारी काज कर रहा था, यहां पर जो है वो कोरोना काज कर रहा था। तो क्या हो गया था कि इसके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गई। ये एक बात मेरे जहन में आई और मैंने आपके साथ शेयर की, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये था म्यूटेशन का जो है वो डिफिनेशन मैंने किया, और यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि म्यूटेशन असल में म्यूटेशन में होता क्या है। दूसरे बहुत सारी बातें हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ये म्यूटेशन होता क्यों है, इसका जो है मैकेनिज्म कैसा है, और फिर मैं काजेस बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों,